नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फियर आउट चैनल। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकते, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और जिन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आए भी हैं और इनकी आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। ये मोस्टली हिस्ट्री से हैं, तो हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में पहली बार किस वर्ष में आया था? लगभग सभी को पता है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और ये इसका एक मैप है जो यात्रा की थी, समुद्री यात्रा, कैसे कैसे केप ऑफ गुड होप से होते हुए आपका यहाँ तक पहुँचा था, इंडिया पे कालीकट में पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी? अमेरिका की खोज दोस्तों की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और ये की थी 1492 में। और जो ये की थी खोज, ये पहुँचे थे 12 अक्टूबर 1492 को। और इसके याद में कोलंबस डे भी मनाया जाता है अमेरिका में 10 अक्टूबर को, और उसमें एक दिन की छुट्टी भी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केप ऑफ गुड होप, इनके जो खोजकर्ता हैं ये दिए गए हैं सामने। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, तो इनमें से हमें सही जोड़े छांटने हैं। तो पहला जो जोड़ा दिया गया, भारत की खोजकर्ता बार्थोलोमेव डियास ने की थी, नहीं किया था। इसने केप ऑफ गुड होप के 2 चक्कर लगाए थे। और अमेरिका की खोज किसने थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ये सही है। तो हमारा बी में, ए में 1 है, सी में भी 1 है, डी में भी 1 है, तो ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, तो बी ऑप्शन देखते हैं अभी। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, यस, इसमें बी में नंबर 3 भी है। उसके बाद अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, यस। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, यस, बिल्कुल सही है। कैप्टन जेम्स कुक जो है तो रॉयल नेवी के थे, ब्रिटिश रॉयल नेवी में जॉब करते थे। इससे पहले मर्चेंट नेवी में भी इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने समुद्री यात्राएं की थी काफ़ी, तो उसमें 2-3 यात्राएं काफ़ी फेमस हैं, जो पैसिफिक ओशन की और ये ऑस्ट्रेलिया की। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तस्मान ने की थी, ओके। उसके बाद केप ऑफ गुड होप वास्को डी गामा, नहीं, केप ऑफ गुड होप के जो चक्कर लगाए थे वो बार्थोलोमेव डियास ने लगाए थे। तो आंसर इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा भारत एक नए समुद्री मार्ग से आया था, उस मार्ग का क्या नाम था? अब वास्को डी गामा जो आया था, हम दोबारा इस मैप को देख लेते हैं। वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया में आया था। तो क्या है? केप ऑफ गुड होप मार्ग है इसका आंसर। राइट आंसर इज ए। जो स्वेज नहर मार्ग है, ये स्वेज का रास्ता जो बना था बाद में बना था। और जो ये लंबी यात्राएं थी जो हम घूम कर आ रहे थे इतनी दूर से केप ऑफ गुड होप से, वो इससे आधा हो गया था स्वेज नहर के मार्ग के द्वारा। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय व्यापारी की मदद से वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था? तो देखते हैं, अब्दुल मजीद, जफर खान, मलिक काफूर, चंगेज़ खान। अभी जफर खान, मलिक काफूर, ये चंगेज़ खान। चंगेज़ खान कौन थे? मंगोल का एम्पायर के, जो मंगोल एम्पायर था उसका ये संस्थापक था। मलिक काफूर कौन था? एक स्लेव था जो उसको अलाउद्दीन खिजली ने गुजरात के जब वो अटैक किया था तो उस टाइम इसको वहाँ से अपना स्लेव बना लिया था, मतलब अपने गुलाम रखा था अपने पास में। तो नेक्स्ट बात करते हैं जफर खान। तो जफर खान जो थे दिल्ली सल्तनत के जनरल थे। वो दिल्ली सल्तनत उस टाइम, अलाउद्दीन खिजली उस टाइम सुल्तान हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर तो अब्दुल मजीद है। बट इतिहास में कहीं कहीं पे क्या है वो भी मिलता है इसका, किसी और का भी नाम पे मिलती है कि किस किस ने इसकी हेल्प की थी। तो किसी को भी बोलता था कांजी मलम भाई जी ने इसकी यात्रा की हेल्प की थी वास्को डी गामा की। और ये कई इस बुक्स में भी मिलती हैं इस चीज़ों की बातें। तो लेकिन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अब्दुल मजीद। यदि यहाँ पे कांजी मलम आता है तो कांजी मलम भी सही होगा, यदि अब्दुल मजीद की जगह आता है तो। लेकिन मेन क्या है? आंसर इज अब्दुल मजीद। तो इसको क्या था, जो मलम, कांजी मलम थे, इनको सी रूट्स की काफ़ी नॉलेज थी। और ये जो मिले थे इनको, वास्को डी गामा को मिले थे ईस्ट अफ्रीका में। तो ईस्ट अफ्रीका से यहाँ तक उनको लेकर आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भारत में यूरोपियन के आने का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया था भारत में? इसका
सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। उसके बाद थे इंग्लिश, अंग्रेज आए थे उसके बाद, ये आए थे 1600 में, ठीक है। यदि पुर्तगाली है, कहाँ पे लिखा है पुर्तगाली? ए में और सी में, डी में भी है। और ए में क्या है? पुर्तगाली के बाद अंग्रेज नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बी पहले से एलिमिनेट ही है। नंबर सी की बात करते हैं तो पुर्तगाली, उसके बाद फ्रांसीसी नहीं, अंग्रेज आए थे, तो इसका मतलब आंसर इज डी होगा ही होगा। और पुर्तगाली मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। पुर्तगाली आए थे 1498 में, अंग्रेज आए थे 1600 में, डच आए थे 1602 में, और डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसिस आए थे 1664 में। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आने वाले और सबसे पहले जाने वाले यही थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था? पहला किला बनाया था कोचीन में। स्टैटिक जी के सेम याद करने वाली बातें हैं कोचीन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वह प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? जिसने यूरोप से भारत के लिए, किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, सो सिंपल। ये बाकी बार्थोलोमेव डियाज केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाए थे। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज की थी, तो सी इज आंसर। नेक्स्ट, जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था तो उसका किस हिंदू शासक ने स्वागत किया था? ये जमोरीन राजा थे कालीकट के, उन्होंने इनका स्वागत किया था। और जमोरीन को हराया किसने था? ये हराया था हैदर अली ने, ठीक है। लास्ट में वो अलग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर और कब स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए? वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। यस, पहला था, समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था और तीसरी बार वह 1524 में पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया था। नहीं, वो वायसराय के रूप में कभी नहीं आया, वो एक मर्चेंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसकी मृत्यु कोचीन में हुई और उसकी समाधि कोचीन में। यस, ये सही है, तो आंसर इज सी, 1 और 3 आपका कथन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भारत में कौन था? देखो, पहला, ये सभी क्रम से ही है, सीरियल से लगे हैं सभी। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा पहला था, उसके बाद अल्बुकर्क दूसरा था, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला कौन था? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है अल्बुकर्क को। नंबर बी आंसर है आपका। अल्बुकर्क को किस लिए माना जाता है? क्योंकि इसने 1510 में गोवा था, गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था, और गोवा को कब्जे में कर लिया था, और इसके बाद इसने आदिल शाह जो था बीजापुर का, उसको हराया था। मतलब आदिल शाह जो था बीजापुर के, ये गोवा पे इनका कब्जा था, और अल्बुकर्क ने इसको हराया। और 1511 में इसने मलक्का पर भी कब्जा किया। 1515 में इसने साउथ ईस्ट एशियन जो मार्केट है वो पूरा इसने कब्जा कर लिया था। साउथ ईस्ट एशियन मतलब ये आपका ये इधर इंडोनेशिया साइड जो एरिया है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, तो वहाँ पे भी कब्जा किया था। तो इसको क्या है, वास्तविक शक्ति का जो है संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कब बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था? 1510 में, अभी बात किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया था? इसने गोवा में बंद करा दिया था, अल्बुकर्क ने कराया था सती प्रथा को बंद, ये गोवा में कराया था। तो आंसर इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उन्हें भारत का कौन सा द्वीप दहेज में दे दिया था? ब्रिटिश सम्राट था, तो मतलब ब्रिटिश भी थे देश में 1661 में और पुर्तगाली में थे। तो पुर्तगाली ने अपनी लड़की का शादी करी थी अंग्रेज़ों से, मतलब सम्राट चार्ल्स द्वितीय से। तो उसमें दहेज में क्या दिया था, यही बात है। दमन है, मुंबई है, लक्षद्वीप, अंडमान। तो इसका आंसर, राइट आंसर इज
यदि आपको पता चल गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, नहीं तो इसका आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था का संबंध किस क्षेत्र से है? कॉर्टेज अरमेडा काफिला, ये जो व्यवस्था है ये इसका सीधा सीधा संबंध समुद्री व्यापार ही है। एक्चुअल में थे क्या, पुर्तगाली एक तरीके से पायरेट्स थे, समुद्री लुटेरे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करने की कोशिश की थी, समुद्र के रास्ते पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। और कार्टेज एक प्रणाली लागू की थी कि जो भी इन रास्तों से जिन पे कब्जा करते थे, इन रास्तों से जो भी आएगा इनको वो टैक्स देगा। टैक्स बोल दो, हफ्ता बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब इसको ये पैसा देगा। तो ये इनके एक कार्टेज काफिला संबंधित था कि समुद्री व्यापार से संबंधित था। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समुद्री व्यापार को हिंद महासागर में नियंत्रित करने के लिए कार्टेज अरमेडा काफिले का व्यवस्था का उपयोग किया था? तो इन्हें किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। आई थिंक याद हो गया होगा, कार्टेज का यदि संबंध आता है, कार्टेज, ब्लू वाटर पॉलिसी, इन चीज़ों का संबंध सीधा सीधा पुर्तगालियों से ही है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्टेज अरमेडा काफिला शब्दों के संबंध में कार्टेज शब्द का क्या अर्थ है? परमिट है, धन, सेना, जलयान। देखो इसका अर्थ क्या है कि टैक्स लेना है। तो जब टैक्स लेना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना उनको, तो जब टैक्स लेंगे तो उनको क्या देंगे? परमिट। तो इस कार्टेज शब्द का मतलब है परमिट। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पहली कारखाना स्थापित कहाँ किया था? पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हुआ क्या था कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस गया था दरबार में, मुगल कोर्ट में गया था जागीर के पास कैप्टन हॉकिंस। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ से उन्होंने क्या लिया था कि हमें यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान चाहिए, मतलब हमें एक आदेश चाहिए या कह सकते हैं कि मंजूरी चाहिए। तो ये लिया था इन्होंने सूरत में। नेक्स्ट देखते, आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, हु फाउंडेड कोलकाता? सीधा सीधा क्वेश्चन है और इसका ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें आदमी फंस जाता है। तो इस देखने वाली बातें क्या है कि एकदम से दिमाग में क्लिक भी करना चाहिए और ये चीज़ें याद करने लगनी पड़ती है थोड़ा। तो इसका आंसर इज, यदि किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। आंसर इज के जॉब चार्नूक। वो लिखा भी है आंसर पहले से ही, सॉरी। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजी और डच के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजी और मराठा के बीच लड़ा गया था, और हैदर अली और मराठा के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला था? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एकदम दिमाग में आपके भी क्लिक कर गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, बट ये इसका राइट आंसर नहीं है। फर्स्ट आंसर लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, ओस्ट कंपनी। ये जो लेवेंट कंपनी है, यदि आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो लेवेंट ईस्ट कंपनी ही आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो सबसे पहले जो चार्टर मिला था वो लेवेंट कंपनी के नाम को ही मिला था व्यापार करने की। और ये चार्टर दिया किसने था? ये दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने, जो ब्रिटेन की कंपनी थी। तो जो चार्टर वगैरह जो भी इशू करते थे वो चार्टर इशू करते थे अंग्रेजों के जो महाराजा होते थे उधर, क्वीन या किंग जो भी थे, वे चार्टर इशू करते थे। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि चार्टर किसने इशू किया था और भारत के राजाओं के नाम आते हैं, तो इसका मतलब भारत के राजा तो नहीं थे। कोई अंग्रेज का नाम आता है तो हाँ हो सकता है वो नाम थे। मतलब यदि अंग्रेजों हिंदू के इसके राजाओं के नाम आएंगे इंडिया के तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इज ए, लेवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सम्राट था? ये जहांगीर तो जब था जब उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन लंदन में हुई थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, गठन हुआ था जब, ये तो वो था उस टाइम था अकबर। तो आंसर इज ए। किस मुगल बादशाह के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? जब भारत में पहली बार स्थापित किया तो उस टाइम कौन था? जहांगीर। तो आंसर इज जहांगीर। तो नेक्स्ट देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें
जहाँ से यूरोपीय लोगों को सबसे अच्छा सोरा अफीम मिलता है। तो इसमें क्या था, इसका आंसर है बिहार। थोड़ा ओपीएम के बारे में बात कर लेते हैं। ओपीएम का मतलब है अफीम। ये क्या था, जो 330 बिफोर क्राइस्ट मतलब 330 बीसी में अलेक्जेंडर ने ओपीएम भारत में लाया था, कभी मतलब ये बताया जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश जो थे ओपीएम की सेल करते थे, बेचते थे चाइना को, और वहाँ से लग्जरी गुड खरीदते थे। लग्जरी गुड में जैसा सिल्क हो गया, चाय हो गया, जिनका क्या था वेस्ट में काफ़ी डिमांड थी और यूरोप में, वेस्ट साइड में यूरोप में बहुत डिमांड थी। और वे यहाँ ये इधर से अफीम उगवाते थे और चाइना में चाइना में बेचते थे और सामान खरीदते थे वहाँ से, और वेस्ट में उधर से डबल ट्रिपल प्रॉफिट पे वहाँ पे सेल कर देते थे। तो उसके बाद ये क्या है, ओपीएम की यदि बात करें तो ओपीएम एक नारकोटिक्स ड्रग है। पहले क्या था, तुर्की ने चाइना को इंट्रोड्यूस कराया था चाइना में, तो चाइना को भी लत लगी थी चीज़ों की। अरब ट्रेडर्स जो थे इस चीज़ को यूज करते थे। उसके बाद तम्बाकू, सिगरेट, इस टाइप की चीज़ें आने लग गई। उसके बाद यदि बात करें तो ब्रिटिश ने क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली स्थापित कर ली थी अपनी बिहार में फॉर ओपीएम ट्रेड, और इसे वहाँ पे ओपीएम उगाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे, क्योंकि डुप्लेक्स एक सक्षम जनरल नहीं था, यस था। अंग्रेज़ों के पास एक मजबूत सेना थी, वह फ्रेंच भारतीयों को पसंद नहीं थे। पौंडीचेरी कोई रणनीतिक केंद्र नहीं था। तो इसका आंसर इज बी, अंग्रेज क्या थे, एक मजबूत सेना थी उनके पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन एक व्यापारी के रूप में पूर्व स्वतंत्र भारत में आने वाला अंतिम था? तो देख लेते हैं, इसका आंसर इज फ्रेंच। फ्रेंच जो थे लास्ट में आने वाले थे सबसे, तो इसका आंसर इज सी। हमने पहले क्रोनोलॉजी देखी भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम राज्यपाल कौन था? आंसर विकल्प क्या दिए? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, सलमान खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सलमान खान का नाम तो ऐसे ही डाल दिया है। आंसर इज मुर्शीद कुली खान क्या था, अंतिम राज्यपाल था मुगल साम्राज्य का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में पराजित किया था? ये बहुत ही डिसिसिव फाइट थी, बैटल थी, जिसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी। सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव ने पराजित किया था प्लासी के युद्ध में। उसके बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो 1757 ईस्वी में हुआ था सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला ने क्यों युद्ध हुआ था, उससे पहले इसने सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि ब्लैक होल एक ट्रेजिडी है, काफ़ी फेमस ट्रेजिडी है ब्लैक होल की। ब्लैक होल ट्रेजिडी में क्या किया था इसने, एक छोटे से रूम में करीब 123 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 ही सरवाइव कर पाए थे, बच पाए थे, बाकी सभी मर गए थे, मतलब सभी उधर ही मर गए। सफोकेशन हो गया, उधर हवा नहीं थी तो ये इसलिए वहाँ पे वे डाइड। ये जो बातें मिलती हैं, होलवेल एक था जो बच गया था, तो उसने अपनी लिखी थी स्टोरी कि ऐसे ऐसे हमने वहाँ पे सरवाइव किया। तो इसका आंसर ए है। और सिराजुद्दौला के नाम ये होल इसका, यदि ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके समय में हुई, प्लासी का बैटल किसके समय में हुआ, तो दोनों का आंसर सिराजुद्दौला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 3-4 नाम दिए हैं, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। थोड़ा वारेन हेस्टिंग्स की यदि बात करें तो वारेन हेस्टिंग था फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। ओके, और बेंटिंक जो था, बेंटिंक था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत कराया था इंडिया के अंदर। और इसका एक्चुअल में राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। ये स्वर्ग में जन्मे जनरल इनको इसलिए बोला था क्योंकि इन्होंने जब ये युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश साम्राज्य की मतलब यहाँ पे स्थापना कर दी थी। तो वहाँ पे जो इंग्लैंड में बैठे हुए इनके
राजा थे, तो उन्होंने बोला था कि रॉबर्ट क्लाइव तो स्वर्ग में जन्मे जनरल है, इन्होंने इतना बहुत बड़ा काम कर दिया, इंडिया को हमारे अधीन करवाने का सबसे बड़ा काम किया है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव एक सोल्जर थे, बेसिकली सोल्जर मतलब उनके जनरल, कैप्टन जनरल सोल्जर थे। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1757 में। 1761 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ये पानीपत की थी। 1760 में पानीपत की, 1757 में प्लासी की, 1764 में बक्सर की। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर इज सी। इसके लिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ये कर दिया था दोस्तों मीर कासिम ने। मीर कासिम ने किस लिए कर दिया था, मीर कासिम ने किया था क्योंकि इंटरफेरेंस जो थे कोलकाता से, जो अंग्रेज़ों के इंटरफेरेंस थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसने क्या किया था, इसकी राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, तो मुर्शिदाबाद कोलकाता के पास में था। उसके बाद इसने क्या किया, इन इंटरफेरेंस से बचने के लिए मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित कर लिया था। तो आंसर इज डी। ये सभी क्वेश्चंस आए भी हैं और इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये दोस्त ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, खीरी जमा का कर किसके द्वारा लगाया गया। खीरी जमा का कर लगाया गया मीर कासिम, अलीवर्दी खान, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला। किसके द्वारा लगाया गया, खीरी जमा कर, वेरी इंपॉर्टेंट है। खीरी जमा कर लगाया गया मीर कासिम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे निर्णायक लड़ाई जिसने भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व की स्थापना की। पहले तो अंग्रेजों के राज्य की स्थापना की, अभी क्या है, वर्चस्व की स्थापना की। तो ये लड़ाई है दोस्तों, ये जो वर्चस्व की स्थापना की बात आती है तो ये 4 विकल्प दिए। पानीपत की लड़ाई में तो अंग्रेजों को कोई रोल नहीं था, वांडीवास की लड़ाई में कोई मतलब नहीं था। वांडीवास की लड़ाई थी अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच में, और ये पानीपत की लड़ाई थी बाबर एंड ये मराठों के बीच में। और ये प्लासी की युद्ध थी, ये 1757 में पहले ही हो चुकी थी। तो ये जो आंसर इज राइट आंसर इज बक्सर का युद्ध में 1764 में। अच्छा, बक्सर की युद्ध में किस किस के बीच हुई थी, ये हुई थी मीर कासिम था, अंग्रेजों के मीर कासिम के बीच हुई थी। एक्चुअल में बोलते हैं कि एलाइड फोर्सेस के बीच हुई थी। एलाइड फोर्सेस का मतलब है कि इनके 3 सेनाएं थी एक तरफ, और एक तरफ थे अंग्रेज। तो 3 सेना कौन थी, आपका मीर कासिम के बाद आपका ये शाह आलम II और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये जो तीनों ने मिलकर इन्होंने लड़ाई किया था। तो आंसर इज ए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। औरंगजेब था, शाह आलम I था, बहादुर शाह जफर था, शाह आलम II था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के जो शासक थे वे थे शाह आलम II। बक्सर के युद्ध के बाद इनको क्या कर दिया, इनको वहाँ से भेज दिया, क्योंकि ये तो हार चुके थे, एलाइड फोर्सेज में थे, तो ये हार गए थे। तो शाह आलम II को इलाहाबाद भेज दिया था पेंशन पर, तुम यहाँ पे रहो। और उनको नाम मात्र का एक मुग़ल वंश का एक नाम मात्र का छोड़ दिया था राजा। उसके बाद इनको हमेशा पेंशन पे ही रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहादुर शाह जफर का भी नाम आया इसमें। बहादुर शाह जफर क्या था, आखिरी जो था मुग़ल सल्तनत का जो बादशाह था, ये आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का किंग कौन था। बक्सर की लड़ाई के समय दोस्तों, अभी बक्सर की लड़ाई के समय किंग तो कौन था, लड़ी तो मीर कासिम ने थी, लेकिन किंग कौन था, किंग था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र क्या था, मीर जाफ़र फादर इन लॉ था मीर कासिम का, और मीर कासिम भी रहा था 1760 से 1764 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो मीर जाफ़र है। मीर जाफ़र क्या मतलब, एक फादर इन लॉ था तो मीर कासिम का, तो जो एक्चुअल में जो नवाब था वो मीर जाफ़र था, जो किंग था। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो वांडीवास की लड़ाई में पराजित हुआ था। ये था सीधा सीधा काउंट लेली पराजित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 40, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगोरसली। ये किया था मराठाओं ने अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि और ये
कैसे पकड़ में आए थे मराठा, ये वेलेजिली ने सब्सिडी अलायंस रख दी थी पेशवा के पास में, और उसमें क्या था, उनकी सेना रखनी पड़ी थी उनके पास, हरा दिया था उनको। तो उससे पहले जो पहले मराठा के अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज हार गए थे और सालबाई की संधि भी करनी पड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। अब बात करते हैं सिख साम्राज्य के। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दोस्तों दलीप सिंह था, द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। इसकी अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी, कपूरथला थी। एक्चुअल में तो अमृतसर थी, रिलीजियस कैपिटल अमृतसर थी और दूसरी कैपिटल लाहौर थी। तो इसमें दोनों आंसर जो है ना, ए और डी दोनों सही है, अमृतसर भी थी और लाहौर भी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर इनको गिफ्ट में मिली थी अफगानिस्तान के राजा से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरे से प्रकाश छीन लिया है। ये कहा था दोस्तों, कथन है, तो कथन हमेशा याद रखने चाहिए क्योंकि कथन आ जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है रणजीत सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ। एंग्लो मैसूर युद्ध में, फर्स्ट युद्ध में मैक्सिमम अंग्रेज हारे ही हैं, मैक्सिमम जो भी इस टाइप के प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध हुए ना, अंग्रेज हारे ही हैं। फिर उन्होंने बड़ी चाल नीति से, कूटनीति से, सब्सिडी अलायंस पॉलिसीज़, उसके हिसाब से इन्होंने फिर जाके अपना वर्चस्व स्थापित किया है। तो कौन विजय हुआ था, सबसे पहले हैदर अली। तो हैदर अली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किसके बीच हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज। तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान और अंग्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, बेगम समरू ने सबसे प्रख्यात चर्च का निर्माण कहाँ कराया था। सरदना, जो मेरठ के पास था, वहाँ पे इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी की स्थापना की, कहाँ की थी, टीपू श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता के वृक्ष को प्रतीक के रूप में टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था, कहाँ पे, फ्रांस और, ये आंसर थोड़ा अच्छा लिखा नहीं है, फ्रांस और मैसूर के बीच गठबंधन आज़ादी के लिए विदेशों में दूतावास स्थापित करने के लिए। एक्चुअल में विदेशों में दूतावास भी स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने, लेकिन उसके लिए नहीं लगाया गया था, जो था ना सिंबल ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी, ये लगाया गया था अलायंस बिटवीन फ्रांस एंड मैसूर। अलायंस जो किया था, मतलब गठजोड़ जो किया था, फ्रांस के साथ समझौता किया था मैसूर ने, तो उसके लिए लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हराने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन थे। हैदर अली को हराने वाले थे कप्तान पोफुम, सर आयरकूट, सर हेक्टर, मुनरो जनरल कोडाडी। यदि क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। इसके आंसर है सर आयरकूट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई। ये इसकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, सॉरी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। बेंटिक का नाम कहाँ जोड़ा जाता है, बेंटिक का नाम जोड़ा जाता है सती प्रथा को एबोलिश कराने के में। सती प्रथा किसने एबोलिश कराया था। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो में अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।